Hello, dear students. How are you? I hope you are fine. You are most welcome in online classes Divine Public Senior Secondary School, Maharajganj. Students, today we are going to discuss Class 10th History, Chapter 3, Part 1. And the chapter name is Nationalism in India. Okay, students, let's start. The growth of modern nationalism is intimately connected to anti-colonial movement. The Congress under the leadership of Mahatma Gandhi tried to force groups together within the one movement. However, the unity did not emerge without conflict. Okay students, let's understand this. दूसरे उपनिवेशों की तरह भारत में भी आधुनिक राष्ट्रवाद के उदय की परिघटना उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन के साथ गहरे तौर पर जुड़ी हुई थी। औपनिवेशिक शासकों के खिलाफ संघर्ष के दौरान लोग आपसी एकता को पहचानने लगे थे। उत्पीड़न और दमन के साझा भाव ने विभिन्न समूहों को एक दूसरे से बांध दिया था, लेकिन हर वर्ग और समूह पर उपनिवेशवाद का असर एक जैसा नहीं था। उनके अनुभव भी अलग थे और स्वतंत्रता के मायने भी भिन्न थे। महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने इन समूहों को इकट्ठा किया, एक विशाल आंदोलन खड़ा किया, परंतु इस एकता में टकराव के बिंदु भी निहित थे। ओके स्टूडेंट्स, द सेकेंड टॉपिक इज हियर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन. First point, national movement was spreading in new area in 1990 and incorporating new social groups and developing new modes of struggle. Second point, Mahatma Gandhi came to India. The idea of satyagraha emphasized the power of truth and the need of search for truth. Third point, he advocated that physical force was not necessary to fight the oppressor. Fourth and the last point, in 1916 he traveled to Champaran in Bihar to inspire the peasant to struggle against the oppressive plantation system. Okay students, let's understand this topic. फर्स्ट वर्ल्ड वार, खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन. फर्स्ट वर्ल्ड वार यानी पहला विश्व युद्ध, खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन. नॉन कोऑपरेशन को हम लोग कहते हैं असहयोग, यानी किसी का सहयोग न करना. 1919 से बाद के सालों में हमने देखा कि राष्ट्रीय आंदोलन एक नए इलाकों तक फैल गया था. उसमें नए सामाजिक समूह शामिल हो गए थे और संघर्ष की नई पद्धतियां भी सामने आ रही थी. इन बदलावों को हम कैसे समझेंगे? सबसे पहली बात यह है कि विश्व युद्ध ने एक नई आर्थिक और राजनीतिक स्थिति पैदा कर दी थी. इसके कारण रक्षा में भारी इजाफा हुआ. इस खर्चे की भरपाई करने के लिए युद्ध के नाम पर कर्जे लिए गए और करों में वृद्धि की गई, यानी टैक्स को बढ़ा दिया गया, सीमा शुल्क बढ़ा दिया गया और आयकर भी शुरू कर दिया गया. युद्ध के दौरान कीमतें तेज़ी से बढ़ रही थीं. 1913 से 1918 के बीच कीमतें दोगुना हो चुकी थीं, जिसके कारण आम लोगों को मुश्किल बढ़ गई थी. गांव में सिपाहियों का जबरन भर्ती किया जाना, जिसके कारण ग्रामीण इलाकों में व्यापक गुस्सा था. 1918 से 1919 और 1920 से 1921 में देश के बहुत सारे हिस्सों में फसल खराब हो गई थी, जिसके कारण खाद्य पदार्थों की भी भारी कमी हो गई थी. उसी समय फ्लू की महामारी फैल गई. 1918 में एक बहुत बड़ा विश्वव्यापी महामारी फैल गया जिसका नाम था स्पेनिश फ्लू. उसमें कई करोड़ लोगों की जान भी गई थी. 1921 की जनगणना के मुताबिक दुर्भिक्ष और महामारी के कारण 120 से 130 लाख लोग मारे गए, यानी तकरीबन 1 करोड़ 30 लाख लोग इस महामारी के चपेट में थे. जिस तरह इस समय कोरोना वायरस है, उसी तरह 100 साल पहले आज के एक बहुत बड़ा एक महामारी फैला था जिसका नाम था स्पेनिश फ्लू, जिसमें विश्व की बहुत सारी जनसंख्या प्रभावित हो चुकी थी. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक इज द आइडिया ऑफ सत्याग्रह. Mahatma Gandhi returned to India in January 1915. His heroic fight for the Indians in South Africa was well known. His novel method of mass agitation, known as Satyagraha, had yielded good results. Second point, the idea of Satyagraha emphasized the power of truth and the need to search for truth. Third, in 1916, Gandhi traveled to Champaran in Bihar to inspire the peasant to struggle against the oppressive plantation system. Fourth point, in 1917, crops failed in Kheda district of Gujarat, but the government refused to remit land revenue and insisted on its full collection. Fifth point, in 1918, Mahatma Gandhi intervened
in a dispute between workers and mill owner of Ahmedabad. He advised to workers to go on strike and to demand a 35% increase in wax. Sixth and the last point, Satyagraha brought Gandhiji into close touch with the workers in the urban area. Okay, students, the topic is the idea of spirit सत्याग्रह, यानी सत्याग्रह का विचार। इसको थोड़ा सा हम लोग समझेंगे। महात्मा गांधी जनवरी 1915 में भारत में आए थे। इससे पहले वे दक्षिण अफ्रीका में थे। उन्होंने एक नए तरह के जन आंदोलन के रास्ते पर चलते हुए वहाँ की नस्लभेदी सरकार से सफलतापूर्वक लोहा लिया था। वहाँ अपार्थाइड सिस्टम चल रहा था, यानी काले और गोरे दो प्रकार के रंगों में बहुत बड़ा भेदभाव था। इस पद्धति को वे सत्याग्रह कहते थे। सत्याग्रह के विचार में सत्य की शक्ति पर आग्रह और सत्य की खोज पर जोर दिया जाता था। इसका अर्थ यह है कि अगर आपका उद्देश्य सच्चा है, यदि आपका संघर्ष अन्याय के खिलाफ है, तो उत्पीड़क से मुकाबला करने के लिए आपको किसी शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है। प्रतिशोध की भावना या आक्रामकता का सहारा लिए बिना सत्याग्रही केवल अहिंसा के सहारे भी अपने संघर्ष में सफल हो सकता है। इसके लिए दमनकारी शत्रु की चेतना को झंझोड़ना चाहिए। उत्पीड़क शत्रु को ही नहीं, बल्कि सभी लोगों को हिंसा के जरिए सत्य को स्वीकार करने पर विवश करने की बजाय सच्चाई को देखने और सहज भाव से स्वीकार करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। यानी सत्याग्रह एक बहुत बड़ा मूवमेंट था जो गांधी जी के द्वारा चलाया गया था। इन 1916 गांधी जी ट्रेवल टू चंपारण। 1916 में गांधी जी चंपारण गए बिहार में, और वहाँ पर जो प्लांटेशन वर्कर, जो भी वहाँ पर खेती करने वाले किसान थे, उनके ऊपर जो भी अत्याचार हो रहे थे उसके उन्होंने उनके विपक्ष में, गांधी किसानों के सपोर्ट में और अंग्रेज़ों के विपक्ष में वहाँ पर एक आंदोलन शुरू करवाया जिसका नाम था सत्याग्रह मूवमेंट। इन 1917 क्रॉप्स फील्ड इन खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात में 1917 में खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में गवर्नमेंट वहाँ के लैंड रेवेन्यू को लेने का कलेक्शन बहुत ज़्यादा कर दिया था, जिसमें किसानों के अंदर एक असंतोष की भावना थी। उनका भी सपोर्ट करने गांधी जी गए वहाँ पर। इन 1918 महात्मा गांधी इंटरवेन ए डिस्प्यूट बिटवीन वर्कर्स एंड मिल ओनर। 1918 महात्मा गांधी ने कारखाने के मजदूरों के पक्ष में और उनके मिल मालिकों के खिलाफ अहमदाबाद में एक आंदोलन शुरू किया। सत्याग्रह ब्राट गांधी जी इंटू क्लोज टच विद द वर्कर इन द अर्बन एरिया। सत्याग्रह के द्वारा गांधी जी मतलब काम करने वाले मजदूरों के संपर्क में और बढ़िया तरीके से आए। इसी नाते सत्याग्रह मूवमेंट एक बहुत ही अविस्मरणीय मूवमेंट कहा जा सकता है भारत के सभी मूवमेंट की तुलना में। नेक्स्ट टॉपिक इज द रौलट एक्ट। फर्स्ट, व्हेन द रौलट एक्ट 1990 was passed hurriedly through the Imperial Legislative Council in spite of unanimous opposition of the Indian members, Gandhiji's patience come to an end. Second, Gandhiji wanted a non-violent civil disobedience against such as unjust law, which would start with a hartal on 6 April. Third point, 6 April 1919 was observed as Satyagraha Day, when people all over the country observed fast and hartal. Fourth, 1919 the country witnessed a remarkable political awakening in India. Fifth, local leaders were picked up from Amritsar and Mahatma Gandhi was barred from entering Delhi. Sixth and the last point, on 10th April, the police in Amritsar fired upon a peaceful procession, provoking widespread attack on banks. Okay, students, let's understand the Rowlatt Act. Rowlatt Act क्या था, इसको समझेंगे हम लोग। रौलट एक्ट, इस कामयाबी से उत्साहित गांधी जी ने 1919 में प्रस्तावित एक एक्ट बनाया जिसका नाम दिया एक एक्ट के खिलाफ हो गए जिसका नाम था रौलट एक्ट। एक राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह आंदोलन चलाने का फैसला लिया। भारतीय सदस्यों के भारी विरोध के बावजूद इस कानून को इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने बहुत जल्दबाजी से पारित कर दिया था। इस कानून के जरिए सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने और राजनीतिक कैदियों को 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रखने का अधिकार मिल गया था। महात्मा गांधी ऐसे अन्यायपूर्ण कानूनों के खिलाफ अहिंसक ढंग से नागरिक अवज्ञा चाहते थे। इसे 6 अप्रैल को एक हड़ताल से शुरू होना था। विभिन्न शहरों में रैली जुलूसों का आयोजन किया गया। रेलवे वर्कशॉप में कामगार हड़ताल पर चले गए।
दुकानें बंद हो गईं। इस व्यापक जन उभार से चिंतित तथा रेलवे व टेलीग्राफ जैसे संचार सुविधाओं के भंग हो जाने की आशंका से भयभीत अंग्रेजों ने राष्ट्रवादियों पर दमन शुरू कर दिया। अमृतसर में बहुत सारे स्थानीय नेताओं को हिरासत में ले लिया गया। गांधी जी के दिल्ली में प्रवेश करने पर पाबंदी लगा दी गई। 10 अप्रैल को पुलिस ने अमृतसर में एक शांतिपूर्ण जुलूस पर गोली चला दी। इसके बाद लोग बैंकों, डाकखानों और रेलवे स्टेशनों पर हमला करने लगे। मार्शल लॉ लागू शुरू हो गया और जनरल डायर ने कमान संभाल ली। उसी में एक बहुत बड़ा हत्याकांड हुआ था, इसका नाम था जलियांवाला बाग हत्याकांड। ओके स्टूडेंट्स, इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट जलियांवाला बाग मैसकर, खिलाफत मूवमेंट, differing strain within the movement towards civil disobedience movement, and the last, the sense of collective belonging. Okay students, thank you.